प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लास्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर के तैनाती वाले दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में किन मुश्किलात पर क्या गुफ्तगू की और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मंसूबे को कैसे नाकाम बनाया। काबीना के खुसूसी इजलास की अंदरूनी कहानी पहले बार सामने आ गई। दूसरी जानिब ईसीसी की जानिब से यूरिया महंगे तरीन रेट पर खरीदने की मंजूरी का काबीना इजलास में बड़ा इंकशाफ। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने ईसीसी का इजलास का भांडा फोड़ दिया। कम तरीन बोली देने वाली कंपनी के बजाय महंगी बोली पर खाद किसने खरीदने की क्यों मंजूरी दी। एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ इस हवाले से शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब असेंबली की तहलील। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को लाल झंडी दिखा दी। मार्च तक असेंबली तहलील न करने की तस्दीक। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम खेलने का इल्जाम लगा दिया। परवेज इलाही और कप्तान असेंबली और इलेक्शन को लेकर अलग अलग पेज पर। नतीजा क्या होगा इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगी डॉक्टर मारिया जुल्फिकार, सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं। और बेसिकली उन्हीं का इंटरव्यू था परवेज इलाही साहब के साथ जिसमें कुछ इस किस्म की बातें आई। क्लास साहब आपकी इजाज़त से पहले उनको वेलकम कर लेते हैं। प्लीज उन्हीं से बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मारिया, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया परवेज इलाही साहब का और इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव इन अ वे कि उसमें बहुत सारी खबरें सामने आई और बहुत कुछ पता चला कि इस वक्त क्या चल रहा है परवेज इलाही साहब के दिमाग में। बिफोर वी गो टू एनी एनालिसिस या कुछ, आपने चूंकि उनके साथ डायरेक्टली इंटरव्यू किया है तो रीडिंग क्या थी आपकी कि वो किस तरफ हैं, इमरान खान की साइड पे खड़े हैं या अदरवाइज? परवेज इलाही साहब जी अपनी साइड पे खड़े हैं। परवेज इलाही साहब एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी को जो है वो उसका जो लॉस्ट ग्लोरी है, ही वांट्स टू रिस्टोर दैट लॉस्ट ग्लोरी। एट द मोमेंट ही इज स्टैंडिंग विद इमरान खान साहब, लेकिन इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। वो कन्वीनियंस जब तक लास्ट करेगी, दोनों पार्टीज को सूट करेगी, तब तक दोनों इकट्ठे हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि आज से कोई 4 महीने 6 महीने पहले ही वो नैपियों वाला इन्फेमस बयान भी आया था, जिसके बाद फिर से जो है ये ताल्लुकात बहाल हुए थे। वो कि परवेज इलाही साहब ये बात कर रहे हैं कि जी वो मतलब गुस्से में इंसान इमोशनल होकर जो है वो कुछ चीजें जो है वो बोल जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स वेरी क्लियर बोथ पार्टीज आर लुकिंग आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है एज आई सी इट। अच्छा डॉक्टर मारिया, आप कह रही है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, बट इस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की एक बहुत बड़ी कंडीशन जो है वो ये है कि असेंबलियां तहलील होनी है। इधर से भी दावा आता है कि 1 मिनट में कर देंगे, उधर से आता है कि जी बस करने वाले हैं। जो रिसेंट फवाद चौधरी के बयानात हैं उससे भी ये लग रहा है, वो कहते हैं जी इट्स हैपनिंग वेरी सून। तो आपको क्या लगा परवेज इलाही साहब से गुफ्तगू करके कि व्हेन इज इट हैपनिंग? क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं मार्च तक कुछ भी नहीं हो रहा। रबे वो तो देखे ना, अगर आपने लाइक यू राइटफुली सेड इंटरव्यू अगर देखा उसमें उन्होंने मार्च और अप्रैल की बात की है जी। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट इफ वी गो टू अप्रैल तो उसके बाद आइन ये कहता है कि आइन के मुताबिक आर्टिकल 224 सब क्लॉज 4 के तहत अगर आपके 120 दिन से कम रह जाएं तो असेंबलियां तहलील वो फिर नहीं होंगी, फिर आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे ना। 120 दिन से कम टाइम रह जाता है। दीज असेंबलीज कल्मिनेटिंग रीचिंग द कल्मिनेशन पॉइंट इन अगस्त समटाइम। तो वो तो फिर बड़ा मतलब वो तो फिर इसीलिए मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि फिर हम ना ही समझें कि ये असेंबली तहलील होती हुई तो नजर नहीं आएगी। हमारा थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया हमारी इस पे रिक्वेस्ट पे। मैंने पूरा इंटरव्यू बड़े शौक से बैठ कर देखा और मुझे आपने बड़े अच्छे और खूबसूरत सवालात भी किए। स्पेशली आपकी कंसिस्टेंसी, ये बाज़ क्वेश्चन पे आपने बड़ा स्ट्रेस किया, एम्फसाइज किया। चौधरी साहब दाएं बाएं से ये निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपने उनको निकलने नहीं दिया। एक जो बड़ी खबर आपने ये ब्रेक की है जिस पे हमारे मीडिया का फोकस नहीं किया, जो मेरा ख्याल इट वाज अ बिग स्टोरी, वो ये थी कि आपने उनको बड़ा उसके उस पे वो कहते ना अपॉइंटेड उनको सवाल किया कि आपकी DGISI से मुलाकात हुई। आपने 3 दफा उनको कहा, उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ हुई, आपने कहा नहीं आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा बस नाम ना लें। आपके पास क्या खबर थी कि इनकी कब और कैसे मुलाकात हुई है? जरा उसकी डिटेल बताएंगे। चौधरी साहब से बड़ी खबर आपके पास थी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब चौधरी साहब से बड़ी खबर तो आपके पास थी कि चौधरी साहब की DGISI से मुलाकात हुई है। सो आप जरा डिटेल बताएं कि इनकी मुलाकात कब, कैसे और उसमें क्या डिस्कशंस हुई हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है क्लासेस साहब, वो कोई 3-4 दिन पहले ये बड़ी अहम मुलाकात हुई जब परवेज इलाही साहब जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद भी थे। और उसके बाद आपको याद है उनकी मुलाकात, परवेज इलाही साहब की मुलाकात जो है उसके बाद फिर इमरान खान साहब से हुई, जिसके बाद मुसर्रत चीमा वाला भी एपिसोड गालिबन जो है वो ट्रांसपायर किया सारा। और ये डायरेक्शंस भी आए खान साहब की जानिब से कि अब हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात कोई नहीं करेंगे। सो आई थिंक
थिंग्स वर प्रीटी क्रिस्टल क्लियर कि वो जब तक परवेज इलाही साहब इस शादी में मौजूद हैं तो वो रिप्रोचमा जो है वो चाहते हैं कि उनकी वजह से कोई एक रिप्रोचमा अगर हो जाए तो पार्टी की साख जो इस वक्त कलेक्टिव पार्टी है, जो इस वक्त एलाइड पार्टी है, उसको इस वक्त कोई डैमेज ना हो, ताकि उनका अपने जो उनके जो परवेज इलाही साहब के मकासद है पंजाब के हवाले से वो हासिल कर सकें, उसमें कोई रखना ना आए। अच्छा, आपको याद होगा एक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, डीजीआई साहब ने भी की थी, फिर हमने जनरल बाजवा साहब का भी सुना कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है जी कि जनाब हम बिल्कुल आप पॉलिटिकल हो गए हैं और आइंदा पॉलिटिक्स भी डिस्कशन नहीं करेंगे, सियासतदान जाने उनका काम जाने। ये बड़ा इस पर पूरे मुल्क को एक मतलब ये दिया गया नरेटिव। अब आप जो खबर ब्रेक कर रहे हैं जिसको उन्होंने मतलब एक तरह कंफर्म किया चॉइस साहब ने, बस आपको क्या नाम ना ले, बाकी खबर तो उन्होंने आपके कंफर्म कर दी है, तो फिर भी इसका मतलब है कि स्टिल हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो फिर पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव है, बातचीत हो रही है इमरान खान साहब। इस पे जब मैंने उनसे ये पूछा स्पेशली वीजा वी बाजवा साहब, कि बाजवा साहब ने कहा कि हम फरवरी से ए पॉलिटिकल हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ आपको वो एडवाइस भी कर रहे थे, आपने कहा कि वो नहीं, वो तो मैं एडवाइस लेने गया था ना उनके पास, उन्होंने तो इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने अब ये सोच लिया है कि इलेक्शन होंगे, XYZ जो भी जीता है, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी फेवरेट हॉर्सेस। चौधरी साहब ने तो इसको इस तरह जो है वो सर्कमवेंट किया, उन्होंने ये बात की, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी साथ करते गए कि अगर दो फरीकैन के दरमियान जो है वो चीजें कुछ नहीं तय पा रही तो फिर किसी तीसरे को आके जो है वो बिठाना पड़ेगा इनको, और जब तीसरे की बात होती है तो हम जानते हैं तीसरे की किसकी बात हो रही है। लेकिन क्या साहब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि बीच में रखाला साहब ने मिस कर दी, वो ये शायद कि जो मैंने उनसे पूछा चौधरी परवेज इलाही साहब से, आई आस्क्ड हिम कि आपने इमरान खान साहब की जो फर्स्ट चॉइस है वो चीफ ऑफ आर्मी साहब तो नहीं थे ना, वो आसिम साहब तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ वो नहीं थे। और ये अब हम सब जानते हैं कि जो पिंडी का जो धरना था स्लैश जलसा था व्हाटएवर, उसके मकासद क्या थे, तो खान साहब बुरी तरह से फेल हो चुके हैं अपने जो डिजायर्ड मकासद थे उनको हासिल करने में, एंड ही इज ऑन द बैक फुट, इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ। लेकिन मारिया जो मैं वहीं पे थोड़ा सा, क्योंकि आपने बड़ा इस पे 3-4 दफ़ा उनको सवाल किया जिसको चौधरी साहब ने अवॉइड किया, तो ये फिर तो ये समझा जाएगा कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारे इदारे जो हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी भी उन सियासतदानों के साथ बैठ के सारे सियासी मामलात की डिस्कशन कर रही है, जो आपने अपने उनको इतना बड़ा सवाल किया। मतलब अगर इसको दूसरी साइड से देखें तो अगर हमारे सियासतदान उनके पास जा रहे हैं और उनसे मशवरे जो है वो मांग रहे हैं, तो फिर उसको अगर आप ये देखें कि सियासतदान उनसे जो है वो उनके मशवरों से मुस्तफीद होना चाहते हैं, वो नहीं आ रहे, सियासतदान खुद उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसकी दूसरा दाविया तो ये भी है ना सर। नहीं, वो फिर आगे से कह सकते हैं कि सर कि ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, ये गेट बंद हो गया है, क्योंकि उन्होंने तो कहा था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गेट हमने बंद कर दिया, गेट नंबर 4 बंद हो गया है। अब वो कहते हैं कॉल फ्रेंड वाली सर्विस जो है फैसिलिटी खत्म हो चुकी है, ये तो अभी बताया था कुछ दिन पहले इन्होंने, तो वो सर्विस तो दोबारा लगते शुरू हो गई है। अच्छा, एक क्लास बेसिस से रिलेटेड अगर मैं एक सवाल पूछूं डॉक्टर मारिया, ये बताएगा कि हम ये समझ सकते हैं परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू से, और एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस वक्त इमरान खान के जो सारे क्रिटिसिज्म है वो जनरल बाजवा के ऊपर हो रहा है, उस वक्त वो जनरल बाजवा के एक बड़े इफेक्टिव और पॉजिटिव रोल का बार बार जिक्र करें, तो इज ही ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज टू द करंट एस्टैब्लिशमेंट दैट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड गाइडलाइन, क्या करें, कहां जाएं? नहीं, आई थिंक आप इसको थोड़ा जरा डिफरेंट, इसकी रीडिंग में मेरी इस पे रीडिंग जरा डिफरेंट है। चौधरी परवेज इलाही साहब कभी भी आप देखें कि हालांकि जो क्लासेस आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद भी होगा और हमने देखा भी, हमने पढ़ा भी कि 2008 के जो इलेक्शंस हुए और जो पार्टी ने सफर किया पीएमएलक्यू ने, तो वो बहुत हद तक और इनफैक्ट ये कहा करते थे कि इसके लिए मुशर्रफ साहब जो है रिस्पॉन्सिबल है, पर आपने आज तक उनके मुंह से मुशर्रफ साहब के लिए कभी इस तरह के अलकाबात या कभी अल्फाज नहीं सुने। तो चौधरी बिरादरान हैव हैड अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद द एस्टैब्लिशमेंट, एंड आई डोंट थिंक कि वो कभी भी उनके अगेंस्ट जो है जाकर इस तरह बात करेंगे, विच इज द रीजन मैंने जब उनसे ये बात की कि आप उस जलसे में क्यों मौजूद नहीं थे, आप स्टेज पर क्यों नहीं थे, तो उन्होंने कहा नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप इसको बड़ा ना बनाएं। तो वो उस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं जाना चाहते जहां से एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोई बात हो रही हो। अच्छा, हमारे आपने बात की कि चौधरी साहबान के बड़े स्मूथ रिलेशनशिप रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन चौधरी साहबान की एक और हिस्ट्री भी रही है जिसको हम फॉलो करते रहे हैं कि चौधरी साहबान पहले जिन आर्मी जनरल से या DGISI से फ़ायदे लेते थे, उनसे एडवाइस लेते थे, उन्हीं के साथ आके हुकूमतें बनाते थे,
वो जो ही पावर से आके हटते थे तो उसके बाद उन पर तनकीद भी करते थे, उनकी बहुत सारी चीज़ें बताते भी थे। मतलब जनरल मुशर्रफ पे कई दफ़ा इन्होंने बातें की, इंटरव्यूज़ के बड़े सख्त इंटरव्यूज़ दिए हैं। फिर इसी तरीके से हमने देखा है इन्होंने जनरल कियानी पे इन्होंने बड़े अच्छे खासे वो सख्त इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो चौधरी साहब मेरा ख्याल है उन्होंने रिवायत से हट के पहली दफ़ा किसी उन्होंने आउट गोइंग जनरल की तारीफ की। माजी में तो जो ही जनरल हटता था तो अच्छे खासा उसका कच्चा छठा खोलते थे। तो आपके उन्होंने शो में कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन माजी में तो देखे हमने कि उनसे फ़ायदे लेने के बाद वो साथ ही साइड बदल लेते थे। लेकिन क्लास साहब, इसमें अगर आप ये देखें कि इवन मतलब अपनी हुकूमत जाने का जो सारा वो डिस्क्रेडिट है वो परवेज मुशर्रफ साहब को देते थे कि जी इनकी वजह से हमारी जो है पार्टी हार गई। लेकिन एक जो तहजीब और तहजीब का दायरा जो है, जिस तरह इमरान खान साहब ने तो बात की हुई है, उस तरह तो कभी मुझे तो नहीं याद भी। नहीं, हमारे उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि मुझे जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो मुझे कहा गया था इनके ये जो इनका जुलूस जा रहा था इफ्तिखार चौधरी साहब का रेस्टोरेशन वाले, उन दिनों में जजेस बहाली मूवमेंट चल रही थी, तो उन्होंने कहा था, मुझे कहा गया था गोलियां चलाएं यहाँ पे लोग मारे हैं। आपको याद होगा, बड़ा स्टेटमेंट है जो चौधरी साहब ने इंटरव्यू में दिया है। सो इससे बड़ा क्या एलिगेशन हो सकता है किसी पे? फिर आई गेस आई बिलीव कि फिर जो इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट है या जो इस वक्त सिचुएशन जिस तरह चल रही है, मैं भी अपनी जो है वो उसी तरह से जो है वो गेम चला रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि उन्हें आके मैसेंजर चाहिए कोई डायरेक्ट, उनका इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस, आपको सारा पता है। माजी में हमने देखा परवेज़ खटक साहब थे, असद उमर साहब थे, शामुद कुरैशी साहब थे, फैसल वाडा थे, वो सारे सोर्सेज से वो ख़त्म हो गए जिनको यूज़ किया। तो वो अब इनके ज़रिए परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट से सुलह सफ़ाई कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए अपने तल्लुकात सीज़ फायर हो रही है या कोई इलेक्शन की, जैसे आपने, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इलेक्शन जिस तरह उन्होंने बता रहे थे परवेज़ इलाही साहब के मार्च तक कुछ नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब कुछ ही नहीं हो रहा। आपकी रेटिंग बिल्कुल ठीक है। तो चौधरी साहब अब ये दरमियान में ब्रिज है बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान साहब? मुझे तो यही समझ आई है कि इस वक्त एक ब्रिज का रोल ही जो है वो अदा कर रहे हैं। जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे कि मीटिंग हुई, उसके बाद खान साहब से मीटिंग हुई, उसके बाद मुसर्रफ चीमा को जो है वो नोटिस गया एक्सेट्रा। तो आई थिंक खान साहब इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ ब्रिज और वो रिप्रोचमा चाह रहे हैं। बेशक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी जो है वो पहली जो है वो प्रेफरेंस ना हो या प्रेफरेंस बिल्कुल ही ना हो, लेकिन अब रिप्रोचमा तो वो चाह रहे हैं। तो आई बिलीव चौधरी साहब इज प्लेइंग द रोल ऑफ दैट। लगता है आपको अगर इमरान खान साहब की मर्जी का रिजल्ट ना निकले, क्योंकि वो फवाद चौधरी साहब अभी काशिफ अब्बासी साहब के शो में भी कह रहे थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट को देख रहे हैं कि जनाब कि कब तक ये हमें डिलीवर कर देते हैं, अगर ये पीछे हट जाए तो 48 घंटे हुकूमत नहीं उसमें चल सकती। तो ये तो चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि दोबारा आए और अपना रोल अदा करे और उनको नया इलेक्शन लेकर दे। अगर ये अगले 20-25 दिनों में नहीं करता, ये करती एस्टेब्लिशमेंट उनकी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाती, तो आपको लगता है दोबारा वही स्टॉर्म, वही ये फायर वर्क दोबारा शुरू हो जाएगा पीटीआई की तरफ से? कौन सा फायर वर्क? आप मुझे ये बताइए कि इस दफा आप चीजें लेके निकले थे 25 मई को, जब आपने कहा कि जी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। उसके बाद आपने कहा हम पिंडी आ रहे हैं, वो तकर्री को इन्फ्लुएंस करने आ रहे थे। दोनों नतायज जो है वो हासिल नहीं हुए। माजी में जो धरना था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो क्यों सक्सेसफुल रहा, सियासी कानून कहाँ से आए, किसने बनाए, क्या हुआ। आपका ख्याल है? मैं आपसे बल्कि सीखना चाहूंगी। यू थिंक ही विल बी एबल टू सस्टेन इट? आई मीन माय विजडम टेल्स मी अदरवाइज। अच्छा, आपने एक और सवाल किया उनको इस पे, ये हमारे उस्मान बुज़दार साहब पे, ही केम वेरी हैवी ऑन हिम। हालांकि पहले माजी में जब वो पावर में थे, वजीर आला थे, तो उस वक्त इनकी टोन टेनर चौधरी साहब का डिफरेंट होता था। उन्होंने बड़ी सख्त बात की, उन्होंने कहा ये तो काउंसलर नहीं बन सकता था, तो मैंने इसको आके हमने बनवाया सारी चीज़ें। सो वाई वाज ही सो हार्श ऑन उस्मान बुज़दार साहब? हालांकि इमरान खान साहब तो उनको वसीम अकरम प्लस कहते थे, वो कहते दुनिया में इनसे काबिल बंदे की पैदा नहीं है उस्मान बुज़दार से अलावा। उस्मान बुज़दार साहब देखें, एट द एंड ऑफ द डे चीफ मिनिस्टर तो परवेज इलाही साहब बनना चाहते थे। अब अगर बुज़दार साहब की सूरत में आपको जो है, ठीक है, उनको मेरा ख्याल है पसंद भी सबको बुज़दार साहब इसलिए थे बिकॉज ही वाज अ डमी प्राइम मिनिस्टर। द पावर सेंटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर सेंटर्स, में पंजाब के लोगों की बात नहीं कर रही। जो पावर सेंटर्स हैं उनको सूट करते थे बिकॉज ही वाज अ वीक चीफ मिनिस्टर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर चीफ मिनिस्टर एक आप रहे हैं, आप उस मनसब पे फायज रहे हैं, तो आप अपने आगे तो किसी तो मेरा ख्याल है ह्यूमन साइकी, आप अपने से आगे से किसी को देख नहीं सकते। और फिर बुज़दार साहब की वजह से डैमेज भी बहुत ज्यादा हुआ है पंजाब में। अच्छा, आपको याद होगा कि ये जब सहाफ़ियों से मुलाकात होती थी जनरल बाजवा साहब की, तो उस वक्त ये कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा झगड़ा जो है, इशू जो है इमरान खान साहब के साथ पहला बड़ा,
वो उस्मान बुज़दार साहब की वजह से हुआ था। बाजवा साहब ने बता भी दिया था, सहाफ़ियों को रिपोर्ट भी हो गया था जनाब कि इमरान खान साहब राजी हो गए, तैयार हो गए, हटा देंगे, नहीं हटाया बाद में। तो आपके इंटरव्यू में ये बता रहे थे चौधरी परवेज अली साहब कि हमें जो उनका नाम है जनरल फैज ने बताया था, जो उस वक्त मेरे अगर डीजी थे या उसका अगर डीजीसी थे मेरा ख्याल है। जी मैंने उनसे ये पूछा कि जनरल फैज ने आपको बताया, तो इमरान खान साहब की जो है वो चॉइस थी, तो उन्होंने कहा जी हमें कम्युनिकेट जनरल फैज ने किया था। नहीं अगेन इसका मतलब पहले एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ मिलकर उस्मान बुज़दार को लगवाया चीफ मिनिस्टर, उसी वक्त रोक लेते ना अगर नहीं, मसला था। वो मेरा ख्याल है वो इस वक्त जो है ही वाज गिविंग अ क्लीन स्लेट टू इमरान खान साहब, ही वाज बीइंग टू काइंड टू इमरान खान साहब। उन्होंने कहा जी हमें कम्युनिकेट, और फिर वो बड़ा उन्होंने नपा तोला जो है, उन्होंने कहा जी हमें कम्युनिकेट जो है ये जनरल फैज साहब ने किया था। अच्छा मेरा ख्याल है जी जी इनके पास सवाल है वो जो आप उस वक्त कह रहे थे कि आपने को पूछना था जी। हमारे से। डॉक्टर मारिया ये बताएगा कि कुछ थ्रेटन भी लग रहे थे आपको परवेज इलाही, जैसे हमने बात की कि उन्होंने उस्मान बुज़दार की पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर तो बात की एंड ही वाज नॉट हैप्पी, जिस तरह बाकी सारे लोग भी खुश नहीं है उस्मान बुज़दार से। आई डोंट नो, एक थोड़ा सा ये भी बताइएगा खुश है कौन, फिर दूसरा ये बताइए कि आगे आने वाले टाइम के लिए उनको कोई एश्योरेंस का आपको लगा कि कोई दी गई है या उनको मिलेगी तो तब वो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल पीटीआई के साथ, या इज ही फाइन एंड ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं? आई थिंक जो आपका ये पहला सवाल है ना कि उस्मान बुज़दार से खुश कौन है, तो आई थिंक वो तो उसका एक ही जवाब है, जो उनको वसीम अकरम प्लस कहते हैं वही खुश हो सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता उनसे कोई खुश है। सेकेंडली एज फार एज परवेज इलाही साहब पॉलिटिकल फ्यूचर इज कंसर्न, एज आई सेड अर्लियर ऑन, इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। जब तक ये मैरिज कन्वीनियंस लास्ट करेगी तब तक ये शादी चलती रहेगी, और जब दोनों साइडों को सूट नहीं करेगा तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। आपको लगता है कि वो मैसेज भेज रहे थे कि जनाब के अगले इलेक्शन जो है अगर पीटीआई और हम इकट्ठे लड़ते हैं और हम जीत जाते हैं, अलायंस हमारा जीतता है, तो वो इमरान खान साहब को मैसेज भेज रहे थे अगला चॉइस आपका जो उस्मान बुज़दार नहीं होना चाहिए, क्योंकि नलायक था, निकम्मा था, वो तो काउंसलर नहीं बन सकता था, उम्मीदवार मैं ही हूँगा। नहीं, आई थिंक क्लासेस साहब ये मैसेज इस प्लेटफॉर्म से देना तो बनता भी नहीं था, और आई थिंक अगर मैसेज उन्होंने देना होगा तो वो मैसेज क्रिस्टल क्लियर पहले ही दे चुके होंगे। अपनी जो जिस तरह की उनकी जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है उसमें मैसेज मेरा ख्याल है पहले दे चुके होंगे। इस वक्त आई थिंक ताल्लुकात परवेज इलाही साहब के और इमरान खान साहब के बहुत अच्छे चल रहे हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि दे नीड ईच अदर, एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है इस वक्त। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, उन्होंने खान साहब इनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, लेकिन चौधरी की बड़ी वज़ादारी है, जैसे वो कहते हैं हम बड़े वज़ादार लोग हैं। उन्होंने तो ये कहा जवाब में, उन्होंने जनाब कि यहाँ पे कैद आज़म के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जो 75 साल में पैदा हुआ है वो इमरान खान साहब पैदा हुए हैं। तो हाउ वुड यू व्यू दैट, आप एग्री करती हैं? मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। अच्छा मतलब वो इनको डाकू कहते थे, ये उनको कैद आज़म के बाद बड़ा लीडर कह रहे हैं। सो पॉलिटिक्स में इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। नैपियों वाला बयान आपको याद होगा, ज्यादा पुराना नहीं है। जी जी नैपीज वाला पूछा आपने, उन्होंने कहा बल्कि उसके बाद मुश्किलात भी हुई थी। मैं वही कह रही हूँ ना आपसे, उन्होंने कहा बादल साहब ने भी रिमाइंड किया और खान साहब ने भी रिमाइंड किया। तो आई थिंक इस जो पॉलिटिक्स है इसमें हमने बहुत कुछ देखा है। कातिल लीग भी हमने सुना नारा, उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी वो बन गए। इसी तरह जो है वो सबसे बड़ा अली बाबा 40 चोर भी देखा। आज आप देखेंगे कैसे आपस में जो उनकी जो है वो मिसाली इस वक्त जो है वो मफामती सियासत चल रही है। सड़कों पे घसीटना था, इन लड़काना की सड़कों पे शहबाज शरीफ साहब ने घसीटा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेरा ख्याल है हमारी सियासत का वतीरा है, ये मतलब किसी को हम नहीं कहते। नहीं, यहाँ पे ऑनर, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज ये कोई मैटर नहीं करती, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। It is, you know, classes up, you understand this more than I do, you've seen it more than I have. चले बहुत शुक्रिया मारिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा इंतहाई कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस और हमारे साथ खबरें शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर मारिया हमारे साथ मौजूद थी और उनके इंटरव्यू के हवाले से क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन बाहर आई और जाहिर उसके ऊपर बातचीत हो रही थी, तो हमने भी कहा कि डॉक्टर मारिया इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन जिनसे हम बात कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे काबीना के एक खुसूसी इजलास की खुसूसी तफसीलात हैं। ये 24 नवंबर का क्लास अब आई थिंक इजलास है, जिस दिन इनकी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है, कैबिनेट का सुपर इजलास हुआ है, उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है क्लास साहब के पास, जी वो डिस्कस करेंगे। इंतहाई क्रेडिबल और ऑथेंटिक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उस वक्त उस दिन हुआ क्या था और कैसे कैसे मुश्किलात से आसिम मुनीर साहब का नाम जो है ना क्लियर हुआ था। जी बिल्कुल, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और क्लास साहब, काबीना इजलास की एक कुछ खुसूसी डिटेल्स हैं, उसकी अंदरूनी कहानी, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स ज़रा आपके पास मौजूद हैं, वो शेयर कीजिएगा। और ये काबीना इजलास वो वाला काबीना इजलास है जिसमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से बातचीत हुई, तो उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। क्या बातचीत हुई, क्या होता रहा? बड़ी अहम, अब तक तो सुनी सुनाई बातें थी ना कि काबीना के इजलास में जिस दिन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट की गई है, तो वैसे सुनी सुनाई बातें हो रही थी, जराए कोट कर रहे थे। नाउ वी कैन से थिंग्स ऑन अथॉरिटी कि वाकई बहुत बड़ा क्राइसिस था उस दिन। और जो कुछ मेरे पास कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, आई कैन से ऑन अथॉरिटी, तो अच्छा खासा एक परेशानी थी शहबाज शरीफ साहब के लिए कैबिनेट मीटिंग में, जो उन्होंने जो कुछ कहा और जो कुछ बताया और कैसे उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को एतमाद में लिया, क्या क्या खौफ था, अंदेशे थे, खदशे थे, वो उन्होंने एक्सप्लेन किए। ये मैं बताता हूँ ज़रा, ये बड़ी ये मज़े की चीज़। इससे पहले एक और मैं स्टोरी बता लूँ, इस पे आते हैं ज़रा। वो है कि यहाँ पे एक और वहाँ पे स्टोरी कैबिनेट में एक आई है 24 नवंबर की, बड़ी अहम इजलास था जिसने पाकिस्तान की, ये वो दिन था जिसने कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी इनकी जनाब आसिम मुनीर साहब की आर्मी चीफ बनने की। तो उसी में कुछ और इश्यूज भी आए थे। वो ये था कि इससे कुछ दिन पहले ईसीसी का इजलास हुआ था। मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारे न्यू या हुकूमत है, ये फैसले कैसे कर रहे हैं और किस तरह की ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को चला रही है, ये समझना सुनना बड़ा जरूरी है। उसमें उन्होंने एक ईसीसी के जितने फैसले होते हैं ना, वो कैबिनेट के पास जाते होते हैं। उसमें ये इंकशाफ हुआ कि खाद जो है, हम खाद जरूरत होती है आपकी, तो वो इस वक्त ये महंगे रेट्स पर खरीदी गई, अप्रूवल दी है ईसीसी ने, जिसको चेयर इसाक डार साहब करते हैं। बहुत महंगी उस पर इन्होंने प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट से खरीदी है, जो इनको बताई कि 35,000 मैट्रिक टन खराब ये खाद ये इन्होंने खरीदी है। और खाद की जो कीमत इन्होंने रखी है, ये है इसके $685 के हिसाब से खरीदी है, जो भी इनका वहाँ पे पैमाना वगैरह होता है टन के हिसाब से, अदरवाइज जो भी है उस पे वहाँ पे इन्होंने आके कैबिनेट इजलास में ये इंकशाफ हुआ कि सर ये बहुत महंगी खरीदी गई है और इनके पास सिर्फ एक ही पार्टी थी और उस पार्टी ने मर्जी की इनको प्राइस कोट की है और इन्होंने वही प्राइस एक्सेप्ट कर लिए। होता यह है कि आप 2-3 बिडर्स होते हैं, वो आके बिड करते हैं, उन्हीं में से जो सबसे लोएस्ट होता है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस दफ़ा ये पता चला है कि अब सिर्फ एक बिडर आया, सो बिडर तो था ही नहीं, एक ही पार्टी है ये, उसने जो प्राइस ऑफर किया इसाक डार साहब की उसमें उस सदारत में, वो प्राइस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जिसका इंकशाफ किया गया कि ये बहुत महंगी हम खरीद रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसकी अप्रूवल दी है इसाक डार साहब ने महंगी खाद खरीदने की। रीजन क्या दी गई है जो वहां पे कैबिनेट में बताएगी इसी में, वो ये कहते हैं कि जनाब कि हमारे पास और कोई पार्टी नहीं थी और दिसंबर की जो सप्लाई आनी थी, अभी आपके सिंध की आपकी वहाँ पे शुरू हो जाएगी बोई वगैरह जो है इसकी वीट वगैरह की, सो एक ही वहाँ सप्लायर था जो हमें यहाँ पे उसमें दिसंबर में सप्लाई देने की बात कर रहा था, अदरवाइज हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लिहाजा उसने जो पैसे मांगे हैं हम उसको देने पर मजबूर हैं, अगर नहीं देंगे तो वीट बोई में मसला होगा, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फिर आपको बाहर से गंदम मंगवाने ये शुरू कर देंगे। सो इनसे पूछना ये चाहिए था, आपको पता है कि बुआई होती है हर साल होती है, सिंध की भी होती है, अदरवाइज भी होती है आपकी इसमें दिसंबर में होनी है या वट एवर टाइम पे, तो ब्यूरोक्रेसी किस काम के लिए बैठी होती है? आपको पहले से नहीं पता होता है कि आपने 3-4 महीने 2-3 महीने अगर शार्टेज है आपने बाहर से मंगवानी है तो पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को आप आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये क्या करती है ब्यूरोक्रेसी, अपनी चूंच गीली करने के लिए ये डिले करती जाएगी, आखिरी लम्हे पे कहेगी ओहो सर जी ये देखें एक महीना रह गया, ये वजीर खजाना को या दीगर लोगों को डरा देंगे कि सर जी ये देखें क्राइसिस होने वाला है, बला आने वाली है, अब हम क्या करें, बस एक ही बिडर है सर, हमने इसको बड़ी मुश्किल से ढूंढा है लेकिन रेट अपनी मर्जी का मांग रहे हैं सर, अगर हमने रेट ना दिया तो यहाँ पे खाद नहीं आएगी, खाद नहीं तो गंदम नहीं होगी और फिर तबाही मच जाएगी, इंपोर्ट होगी, डॉलर नहीं है। सो मौत दिखा के ये बुखार पे राजी करते हैं। उन ब्यूरोक्रेट से पूछना चाहिए जिनका ये काम था कि आपने पहले से बताना होता है कि जनाब की ये चीजें आपको इसलिए बिठाया गया है कि आपने पहले से फोर्स ही करना है, एंटिसिपेट करना है, ऑर्डर्स प्लेस करने हैं मार्केट से, आपने सस्ती आपने मतलब वहां पे एक सप्लायर ढूंढना है। जब पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं है, पैसे नहीं है, उसी वक्त आप सबसे ज्यादा महंगी खाद खरीद रहे हैं महंगे डॉलरों पे। खैर कैबिनेट ने कहा जी क्या करें, मजबूरी है, अब कैसे करेंगे। खैर उन्होंने इतना कहा 24 घंटे हैं आपके पास, उन्होंने इंडस्ट्रीज को कहा दीगर को कुछ सस्ता मिलता है तो ढूंढें, नहीं मिलता तो उसी से मंगवा लें। अब 24 घंटे में 3-4 महीने पहले कोई काम नहीं किया, वो उस 24 घंटे में ये होती है मौत दिखाना और बुखार पर राजी करना। अब इसमें किस किस की चूंच गीली होगी, क्या होगी, लंबे खाते मुल्क के पास डॉलर नहीं है, वो सबसे महंगी वो खाद खरीद रहे हैं। ये अगर, तो क्लास ऑफ इंटरेस्टिंगली अगर महंगे दामों में बेचना था तो उसमें तो कोई कम से कम चॉइस होती, कोई चॉइस नहीं थे। मैं आपको उनके कहानी वारदात तरीका बता दिया है ना कि 6 महीने बैठे रहे हैं, 4 महीने, आखिरी लम्हे पे हो सर जी एक ही बंदा है और वही दिसंबर में देगा। मतलब इन लोगों को कोई थोड़ी सी इस मुल्क के साथ मोहब्बत की थोड़ी सी वफादारी तो दिखा दें। खैर इस पे हम बाद में फॉलो अप कर लेंगे कल, इसके बाद में क्या हुआ। अब आते हैं जो बड़ी स्टोरी है जिसका सारे वेट कर रहे होंगे।
वो स्टोरी ये है कि जनाब के उस दिन इन्होंने आगे एमरजेंसी में इजलास बुलवाया, कैबिनेट को बताया गया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि एमरजेंसी थी और बड़ा इंतहाई ज़रूरी मसला है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वो मिल गई है, समरी मिल गई है, जो उसका बड़े दिनों से वो था इंतजार था। अब उन्होंने उस समरी में और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट को अपने कुलीस को बताया, उन्होंने खदशात का इजहार किया। उसमें उन्हें यह था कि जनाब के ये जो समरी आई है 27 वाली जो बात थी, कोशिश की जा रही थी कि समरी जो है ना 27 से पहले ना भेजी जाए ताकि जनरल आसिम मुनीर जो है ना ये रिटायर हो जाएं। फिर उस पर बहस भी शुरू होगी कि जो 29 को सीनियर होगा वही बनेगा, जो कि शहर वो शमशाद साहब बन रहे थे। हुकूमत इसको रोकना चाह रही थी। और ये प्लान किसका था? ये प्लान साहब जरा वहां से समरी आप और मैंने तो नहीं भेजनी थी, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भेजनी थी, डिफेंस मिनिस्ट्री से वहां से GHQ से समरी आनी थी जो उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट ने भेजनी थी। सो इनको पहले से दो खतरात थे जो मुझे उनके कोई थोड़ी सी प्रोसीडिंग से वो पता चला कैबिनेट के, दो बड़े खदशात थे। एक ये थी कि समरी वहां से नहीं आएगी, लेट आएगी और इंतजार किया जाएगा जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो रिटायर होगा या रिटायर हो जाए। सो ये फॉर्मली तौर पर कैबिनेट में ये बात हुई है, जो पहले बहर हो रही थी कैबिनेट के अंदर इस पर बात की गई। ये खतरा नंबर 1 था। दूसरा उनको खतरा ये था कि समरी अगर हमने प्रपोजल या अपनी एडवाइस भेजी प्रेसिडेंट को तो ये जो एडवाइस है ये रोकी जा सकती है। 24 दिन वाली जो हम सारे बात कहते थे, खतरा था कि 24 दिन वो उस पर बैठ सकते हैं। सो इनको रोकने के लिए इन्होंने जो स्टेप्स लिए, जो कानून में इन्होंने वहां पे तब्दीली की, इनको बताया गया कैबिनेट को 98 में एक इन्होंने लॉ बनाया था। उस वक्त वैसे नवाज शरीफ साहब थे। लॉ ये था कि कोई ऑफिसर आर्मी का उस वक्त तक रिटायर नहीं हो सकता जब तक उसको हुकूमत पाकिस्तान अथराइज ना करे। अभी देखें जनरल उन्होंने अजहर अब्बास ने और जनरल फैज ने इस्तीफे दिए हैं, शहबाज शरीफ ने उनको अप्रूवल दी है और डेट से कि फलां डेट से आप रिटायर हो सकते हैं। सो ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नहीं होगा अनलेस अथराइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये पावर यूज करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम 1 साल के लिए इनको रिटेन कर रहे हैं इन केस अगर हम समरी भेजते हैं वहां पे उसको रोका जाता है 24 दिन के लिए, ताकि वेट किया जाता है कि जनाब आसिम मुनीर जो है ना रिटायर हो जाएं। सो वो 98 वाला लॉ ला के उन्होंने रिटेन किया है कि जनाब अगर समरी रुकती है फिर भी ये जो ऑफिसर हैं ये रिटायर अगले 1 साल तक नहीं होंगे। अच्छा, ये इन्होंने वहां पे लॉ पास किया, चीजें की और सारा इन्होंने समझाया जी हम ये चाहते हैं कि जनाब किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए, मोस्ट सीनियर लोग लगने चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए या किसी के खिलाफ या किसी के हक में लॉबिंग या अदरवाइज वो चीजें नहीं होनी चाहिए। सो ये उन्होंने कैबिनेट के सामने सारी चीजें रखी गई, डिबेट हुई। स्पेशली ये बड़े खतरात उस वक्त मौजूद थे कि उस वक्त इनको ये था कि समरी जो है ना अगर आ भी गई है, इनको स्टिल खतरा था कि समरी आ गई है लेकिन इसको वहां प्रेसिडेंट हाउस में इसको रोका जा सकता है, इसको वहां पे कोई मतलब इमरान खान साहब इसको रुकवा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अब हम खेलेंगे, आपको याद होगा सारी चीजों के। फिर उसके बाद उन्हें यह भी खतरा था कि जो लोग बैठे हुए हैं अभी उस वक्त मौजूद थे एट द हेम ऑफ अफेयर्स, वो प्रेसिडेंट साहब को अगर थोड़ी सी भी पीछे से सपोर्ट दीजिए, सर ठीक है आप इसको कुछ नहीं रख लें, 27 से गुजरने दें, क्योंकि 27 को तो रिटायर होना था जनाब आसिम मुनीर, देन हम देख लेंगे। सो इसका बंदोबस्त उन्होंने जाके आर्मी एक्ट 1952 के तहत ढूंढा। आर्टिकल एक उसमें मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं पढ़ा तो 243 था जो आइन का है जिसके तहत अपॉइंटमेंट्स होती हैं सारी की सारी, उसको उन्होंने एड्रेस किया। और प्लस ये जो था इनका इन्होंने 98 वाला जो लॉ था जिसमें चेंज किया गया था कि कोई ऑफिसर जो है उस वक्त तक, हाँ ये 240 ये होगा 243 सब क्लास 4A-B एंड आर्टिकल 48 उसके बाद क्लास 1 वगैरह रीड विद फलां फलां सेक्शन पाकिस्तान आर्मी एक्ट। सो इन अदर वर्ड्स 3-4 लॉज उसमें अप्लाई किए। इन अदर वर्ड्स ये समरी वाकई जो है वो कुछ हद तक बदनीयती की बुनियाद पर डिले की जा रही थी और इन खतरात को फोरसी किया सिटिंग गवर्नमेंट ने और उसकी एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई। तो उस काउंटर स्ट्रैटेजी के बनने के बाद जो है वो समरी मंजर आम पर आती है। ये समरी तो आ गए, इन्हें इस बात का एहसास था, उन दिनों चल रहा था कि समरी इनको मिल जानी चाहिए थी। हम पहले भी ये खबर आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि ये तो इन्होंने कहा था 27 इन्होंने इसको अक्टूबर को भेजा था, डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा था हमें समरी भेजें। नवाज शरीफ साहब चाहते थे 1 नवंबर को आप अपने प्रपोजल जो है ना नाम जो है ना प्रेसिडेंट को भेज दें, शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा था। तो GHQ से उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि जनाब के एक और जर्नल हैं ये वसीम अशरफ साहब, वो ये 19 को रिटायर हो गए, अगर हमने 1 को अगर समरी भेज दी तो उनका नाम भी रखना पड़ेगा। तो फिर वो नीचे कुछ जो ये थे अगर अफसरान थे जिन्होंने बाद में रिटायर होना था तो उनके नाम नहीं आ सकेंगे, जैसे जनरल आमिर रियाज था या इवन मुमकिन था जनरल फैज का नाम भी क्योंकि वो लास्ट पे था वो भी पीछे जा सकता था। सो उनको अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने कहा जनाब इनको रिटायर होने दे क्योंकि ये तो रिटायर हो रहे हैं।
लिहाजा उन्होंने वेट किया वसीम अशरफ साहब का, उनके बकौल इन्होंने कहा वहां से GHQ से कहा गया इनको, हुकूमत को, डिफेंस मिनिस्ट्री को या अदरवाइज, कि हम 19 को भेजेंगे समरी। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 19 को आ जाएगी समरी, 19 को नहीं आई, आगे वीकेंड आ रहा था, इन्होंने कहा चले मंडे तक आ जाएगी, मंडे को आ जाएगी। मंडे भी गुजर गया, मंडे को भी नहीं आई समरी, जिससे पैनिक होना शुरू हुआ, जिसपे वो ख्वाजा आसिफ साहब की भी तकरीर आ गई, बाकी लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, मीडिया में आना शुरू आ गई कि देयर इज ए टेंशन, क्योंकि आर्मी चीफ चाह रहे थे उस वक्त जनाब बाजवा साहब जो है अपनी अपॉइंटमेंट करवाना चाह रहे थे, वो चाहते थे जनाब से मुनीर साहब वो जो रिटायर होकर चले जाएं। फिर आपको सीनियरिटी जो है उनका ख्याल था कि आपको आगे 29 से वो करनी चाहिए, जिस दिन उन्होंने वहां पे कमांड ऑफ चेंज होने, जनरल बाजवा साहब ने रिटायर होने, उस दिन से सीनियरिटी हो, उस दिन तो फिर ये रिटायर हो जाते हैं, ये जना ये हो गया आसिम मुनीर साहब जो है। सो उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी इन्होंने यही रखी हुई थी कि इन्होंने पहले से सारी लॉज के बिठा के उनके तहत कि इन्होंने हम उनको रिटेन कर रहे हैं, रिटेंशन कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात थी, दरमियान में ये थ्रेट्स भी की गई थी इनको कि जनाब के फिर अगर ऐसी बात है तो फिर अपॉइंटमेंट को और ये कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि फिर इनको हुकूमत को भी थ्रेट्स की गई थी। लेकिन इनकी तरफ से यही कहा गया तो भाई साहब ठीक है, फिर आप आए, अगर आपने करना है ना सारा कुछ, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करना, कैबिनेट ने नहीं करना, या आर्टिकल जो है आइन का हमने नहीं करना, तो फिर सारी चीजें मतलब एक दूसरे को कहते हु विल, ये मैंने आपको कई दफा एक टर्म यूज किया, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। इस पे हमने प्रोग्राम किया हुआ है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब वर्सेस जनरल बाजवा साहब चल रहे हैं, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। सो वो इट वाज अ बैटल ऑफ नर्व्स की बैटल थी, उधर से भी थ्रेट्स आ रही थी, हुकूमत भी इसमें दबाव में थी, साफ जाहिर है कि जनाब कि अगर हम इसको करते हैं आगे से प्रेसिडेंट साहब इसको रोक लें, मतलब वो जहाँ से समरी आनी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। सो दे वर आल्सो रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ये हुकूमत जो है, जो मुझे बड़े कंफर्म सोर्सेज ने बताया था, ये भी तैयार थे उन्होंने, ठीक है फिर ये सारा आपने रैप अप करना है ना तो रैप अप कर लें, हम अपनी मर्जी से बंदा लगाएंगे जो हम लगाना चाहते हैं। सो देयर वाज वेरी ह्यूज टेंशन, बड़ी इसमें अच्छी खासी, अगर आप उसकी प्रोसीडिंग अगर उसी कैबिनेट की अगर आपके उसमें जो मैंने देखी है कोई थोड़ी सी कुछ चीजें कोई मेरे नॉलेज में आई हैं, तो इट वाज वेरी मतलब ये टेंस एनवायरनमेंट। और इन द लाइट ऑफ दीज डिटेल्स, जब लास्ट मिनट है क्लास साहब, ये कितना बड़ा सेटबैक हुआ इमरान खान के लिए, इस तरह से ये हो जाना और समरी आ जाना और जनरल आसिम मुनीर का नाम जो है वो फाइनलाइज हो जाना, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से कुछ और तैयारी में थे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उस वक्त के अगर देखें ना तो बात चीजें, वो एक ना टर्म यूज होती थी सेम पेज की, इमरान खान साहब के दौर में, हम सेम पेज में जनाब बाजवा साहब और इमरान खान साहब, तो और दरमियान में सेम पेज फट गया। लेकिन इस मसले पे दोबारा लगता ये है कि अगर आप ये प्रोसीडिंग अगर आप थोड़ी सी देखें तो सेम पेज दोबारा पे आ गए थे कि जनाब कम अज कम वो भी कह रहे थे जनाब बाजवा साहब के जनाब कि आप आसिम मुनीर साहब को ना लगाएं, किसी और को लगा, मेरा भी ना लगाएं, किसी और को लगा दे। सो आखिरी डिच एफर्ट थी कि जनाब आसिम मुनीर साहब को किसी तरीके से रोका जाए। वो खान साहब की भी एफर्ट थी, जिन्हें बाजवा साहब का क्लियर था, समरी नहीं आ रही थी, उस पे भी सेम पेज पे थे। लेकिन कैबिनेट की इससे लगता है कि ये डट गए थे, फिर यही पे मैसेज दिया गया, भी इफेक्टिव रही, यही इनका मैसेज किया था कि जनाब कि फिर आप आए, फिर खुद सारी चीजें संभाल के खुद कर लें। सो अल्टीमेटली जनाब बाजवा साहब वो जो है ना वो रिट्रीट किया उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।